वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। फ्रेंड्स, ये मासिक पत्रिका का अंक 14 है। ये सीरीज स्टार्ट होगी, 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होगी। और जिनको भी ग्रेड सी के लिए यानी कि 100 की स्पीड से लिखना होगा या उससे ज़्यादा, तो वो इसकी स्पीड जो है 1.25 पे कर करके लिखेंगे। तब आपकी स्पीड हो जाएगी 106 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से, ठीक है। और नॉर्मल जो स्पीड होगी वो 85 होगी। चलिए शुरू करते हैं 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। महोदय, मुझे आज देश के सभी भागों से आए बड़े बड़े उद्योगपतियों, व्यापक क्षेत्र में कारोबार करने वाले प्रमुख व्यापारियों से मिलकर अपार हर्ष हो रहा है। भारतीय उद्योग महासंघ के इस राष्ट्रीय सम्मेलन का एक सदस्य होना मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है। इस संगठन के प्रति मेरी सद्भावनाएं औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय संरक्षण विषय में मार्गदर्शन करने में इस संगठन से हमारी अपेक्षाएं क्या हैं। इससे भारतीय उद्योग महासंघ भली भांति परिचित है। यही एक कारण है कि मैंने पर्यावरण और वन मंत्रालय के स्कोप परिसर में मेरी मेजबानी में चल रहे राज्य वन मंत्रियों के राष्ट्रीय परामर्श में से कुछ समय निकाला है, ताकि अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकूं और आपसे कुछ जानकारी प्राप्त कर सकूं। निर्वाह करने योग्य जीवन स्तर पुरातन भारतीय संस्कृति की स्वाभाविक विशेषताओं का एक अभिन्न अंग रहा है। यहाँ के लोगों की जीवन शैलियाँ प्रकृति के अनुरूप हैं और उनका विकास स्वाभाविक रूप से स्थायी है, तथापि अन्य सामान्योक्तियों की भांति शांतिपूर्ण एवं दार्शनिक विचारधारा वाले पूर्व की यह तस्वीर भी सत्य को पूर्ण रूप से उद्घाटित नहीं करती है। भारत एक ऐसा देश भी है जहां उद्यम भी पूरे उत्साह के साथ चलते हैं। यहाँ पर बड़े व्यवसाय, छोटे व्यवसाय और मामूली व्यवसाय भी ऐसे उत्साह एवं कौशल के साथ फलते फूलते हैं जो विश्व के अन्य भागों में यदा कदा ही देखने को मिलता है। प्राचीन भारत में जहाँ आध्यात्मिक दार्शनिक विचारधारों का प्रतिपादन करने वाले और संस्कृति के उच्च स्तर को प्राप्त करने वाले ऋषि मुनि हुए, वहीं भारतवासी पिछले 2000 वर्षों से भी अधिक समय से भारत में और अन्य देशों के साथ पूरे उत्साह से व्यापार कर रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से भारत विश्व के 200 विलक्षण देशों में से एक है, लेकिन भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से यह अपने आप में एक उपमहाद्वीपीय है। भारत में विपुल एवं विविध प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। इसकी नदियाँ और मरुस्थल, इसके समुद्र तट और पर्वत, इसके वन और झीलें केवल तस्वीर का मात्र एक पार्श्व हैं। भारत की 120 करोड़ की जनसंख्या इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। विश्व में सबसे अधिक तकनीकी अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित व्यक्तियों की दृष्टि से भारत का स्थान तीसरा है। भारत में प्रौद्योगिकी में कुछ सर्वोत्तम संस्थाएं हैं। महोदय, भारत में बहुत से गरीब लोग हैं, परंतु यहाँ पर शिक्षित और मुखर
जैसा कि मैंने देखा है, एक उभरता हुआ मध्य वर्ग भी है जो न केवल तकनीकी कौशल और बौद्धिक योग्यता वाले उत्कृष्ट मानव संसाधन पूल में से एक है, अपितु साथ ही साथ विश्व के बड़े बाजारों में से एक है। लगभग 5 करोड़ व्यक्तियों का यह उभरता हुआ मध्यम वर्ग संख्या में नाफ्टा और यूरोपीय संघ की जनसंख्या के योग के बराबर है। हमारे देश के लोग तेजी से आर्थिक विकास चाहते हैं और भारत सरकार उन्हें इस योग्य बनाने के प्रति वचनबद्ध है। वर्तमान सरकार की आर्थिक उदारीकरण की नीति हमारी पिछली नीतियों का प्रतिपाद्य न होकर उनकी तर्कसंगत पराकाष्ठा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम 4 दशकों के दौरान मूल उद्योगों और आधारित संरचनात्मक विकास पर दिए गए बल ने आज भारतीय उद्योग को इस योग्य बना दिया है कि वह समान स्तर पर विश्व का सामना कर सके। बिजली, सिंचाई, इस्पात और सीमेंट जैसे आधारिक संरचनात्मक उद्योगों की वृद्धि के लिए तथा सड़क और दूरसंचार एवं शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछाने हेतु अपने संसाधन पहुंचाने के लिए पूरी सामर्थ्य के साथ स्वयं को तैयार करके और अपेक्षित त्याग करके हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम विश्व उद्योगों में प्रवेश करने के लिए, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए और विश्व बाजार में अपना उचित हिस्सा प्राप्त करने हेतु पूरी तरह तैयार हैं। वर्तमान नीति भारतीयों और भारतीय उद्योगों की परिपक्वता और जिस विश्व में हम रहते हैं उसकी आर्थिक वास्तविकताओं की पहचान है। विकासशील देशों में गरीबी की चुनौती का सामना करने के लिए उद्योगों का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है, परंतु इस विकास के लिए हमें ऐसे मार्ग पर कदापि नहीं चलना है जिससे पर्यावरण को काफ़ी खतरा उत्पन्न हो जाए और भारी सामाजिक हानि हो, जैसा कि औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं में देखा गया है। उदाहरण के लिए भारत में आज 80,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो बढ़ाकर 500,000 मेगावाट तक करना होगा और बहुत जल्दी ऐसा ही होगा। यह निश्चित है कि हम पिछली कार्य पद्धतियों को अपनाकर इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हम इसे अपनाते तो आप सबको इस राष्ट्रीय सम्मेलन में गैस मास्क पहनकर आना पड़ता। स्टॉप।